बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। वजीर खजाना इसहाक डार ने यह कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक होना होगा। पहले भी मईशत ठीक करके दिखाई है और आइंदा भी मईशत को ठीक करके दिखाएंगे। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का दावा और उनकी तजवीज़ किस हद तक और उनका तज्जिया मईशत के हवाले से किस हद तक दुरुस्त है, प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि सी पैक मनसूबों की बरवक्त तकमील को फौरी तौर पर पूरा करवाना अव्वलीन तरजीह है और उन्होंने ये शिकवा भी किया कि माजी की हुकूमत ने सी पैक मनसूबों में ताखीर की है। हमारी पहली तरजीह सी पैक मनसूबे हैं। क्या इमरान खान हुकूमत ने सी पैक मनसूबों को नज़रअंदाज किया था? प्रोग्राम के आखिर में बात होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन बनाना चाहिए। इसकी बाज़गश कौमी असम्बली में सुनाई दी गई। उन्होंने कहा कि KPE बलूचिस्तान में कौमी सलामती के मामला जो हैं वो फौरी तौर पर और इसका मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। और उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि फ़ौज, अदलिया, सियासतदान गलतियाँ सबसे ही हुई हैं, लेकिन अब इनका अजाला होना चाहिए क्योंकि ये आग सबके दामन तक पहुँच सकती है। वफाक को भी ख़तरात हो सकते हैं। क्या ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन नागुज़ीर है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब ने, सीनियर तज्जियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्जियाकार ज़ैगम खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया। मईशत की बेहतरी के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर सबको मुत्तफ़िक होना होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। उनका तज्जिया और दावा दुरुस्त है? देखिए, ये बात तो सब लोग एग्री करते हैं कि इस बात पे इत्तेफाक होना चाहिए कि मईशत की पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। हो ये रहा है, एक एक हुकूमत आती है, वो एक मनसूबा शुरू करती है, दूसरा उसको डंप कर देती है कि कहीं इसका क्रेडिट उसके खाते में ना जाए। इससे बड़ी छोटी-छोटी मिसालें भी हैं, बड़ी-बड़ी मिसालें तो अपनी जगह है। मिसाल के तौर पर मैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ की एक बताता हूँ कि जो मनसूबे परवेज़ इलाही ने शुरू किए थे, वज़ीराबाद का हॉस्पिटल और इस तरह के बहुत से मनसूबे हैं, यहाँ मेयो अस्पताल का सर्जिकल वार्ड और दूसरे मनसूबे, तो उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। बल्कि कुछ अर्सा तो 1122 पे भी तवज्जो नहीं दी कि परवेज़ इलाही ने शुरू किया हुआ है। तो ये जो हमारे यहाँ एक बात शुरू हो जाती है कि हम एक हुकूमत एक मनसूबा बनाती है, छोटे ये माइक्रो लेवल पर बात कर रहा हूँ। अब ओवरऑल बड़ी पॉलिसी के तहत देखिए, इस पे कोई सी पैक पे हम बात जाके बात करेंगे, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि सी पैक के जरिए हमने जो कमिटमेंट की थी और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, वो बाद में आने वाली हुकूमत ने उसको ऑनर नहीं किया। तो क्यों क्यों नहीं किया, ये एक अलग कहानी है, एक अलग दास्तान है। अगर हमने मईशत में कुछ ना कुछ हासिल करना है, तो आज इसहाक डार ने 2-3 बातें कही हैं। एक बात तो उसने ये कही है कि हमें ये तासुर नहीं देना कि हमारी मईशत डूब रही है। ये तासुर देने से हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि नुकसान उठाएँगे। और ये उन्होंने कहा कि हम पेरिस क्लब में जा रहे हैं, ये बात कहना बंद कर दें। यानी गोया हम उनको कह रहे हैं कि हमारा लोन रीशेड्यूल करें, नहीं मेरे पास इंतज़ाम है, पैसे है, कुछ कर लूँगा। और एक जो हमारे बॉन्ड हैं, उसमें हमने इस साल कोई 1 बिलियन को एक तरह रिटायर करना, वापस करना है। तो कहा जा रहा था कि हम अपने लोगों को वो दे नहीं पाएँगे, हम कहेंगे बाद में, वो नहीं, वो भी देंगे। यानी कि ये सारी बातें, उसी में उन्होंने ये बात की कि भई एक मिसाक मईशत होना चाहिए। सियासत बाद में, रियासत पहले, मुल्क पहले और मईशत फिर ही तरक्की कर सकती है जब हम एक कंसिस्टेंट हों कि एक मसला आज उन्होंने कहा कि IMF के साथ उन्होंने कहा जो भी उन्होंने बात किया है, अगर होता मैं तो हो सकता मुख्तलिफ करता, लेकिन अब मैं ऑनर करूँगा IMF के साथ जो मायदे हुए हैं, इसलिए ऑनर करूँगा। और फिर उन्होंने ये दावा भी किया कि सिर्फ IMF के साथ हमने इतने प्रोग्राम लेके चले हैं, लेकिन इसे एक सिर्फ हमारा ही प्रोग्राम था बकौल उनके इसहाक डार साहब के, जो मेरे ज़माने में उनके बकौल चला था, जिसको हमने मुकम्मल किया और मुकम्मल करके उसको खैरबाद कह दिया। वो ये भी कहते हैं कि इसको हम मुकम्मल करेंगे, उसके बाद खैरबाद कहेंगे। कैसे कहेंगे, क्या प्लान उनके ज़हन में है, वो जी नक्शा मैं भी सोचता हूँ कि गालबन ये सोच रहे होंगे, गालबन वो सोच रहे होंगे, लेकिन ये हमारे सोचने की बात नहीं है। बात ये है कि एक एतमाद, एक कॉन्फिडेंस, एक इस्तेहकाम पैदा करने के लिए लाज़मी है ठीक कि है। कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी होने के लिए सबसे लाज़मी बात ये है, एक तो ख़ैर फ़ॉरेन पॉलिसी बदल सकती है, कुछ आगे-पीछे हो सकती है हालात के मुताबिक, लेकिन मईशत में तो एक इस्तेहकाम होना चाहिए ना जी।
जी आप एक चीज पे, आप सी पैक पर चले थे, आपकी अब जगह जगह जी आपने खोलने थे, जिसके जरिए से इन्वेस्टमेंट आनी थी, बाहर से आनी थी, उधर से आनी थी, इधर से आनी थी। पहले जो 54 लाख के मंसूबे थे उसमें 34 लाख तो एनर्जी के थे। आपने एनर्जी का मसला हल किया, लॉजिस्टिक ठीक का है हल किया। ये 2 मसले जब हल हो जाते, उस जमाने के एतबार से ठीक हल है हो मीर साहब। जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है। राइट। वो जब वक्त आया तो हमने सी पैक की तरफ से मुंह मोड़ लिया। और तो इसके मतलब ये है कि हमारी पॉलिसियों में इस्तेहकाम होगा। मईशत की पॉलिसी में साकी मईशत कह लें, ठीक कुछ है, कह लें, बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है, ही आपका पॉइंट है सज्जाद मीर साहब। रजा मुल्क रोमी साहब, वजीर खजाना कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया, मईशत की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना पड़ेगा। उनका तज्जिया दावा किस हद तक दुरुस्त है? भाई उनका दावा बिल्कुल दुरुस्त है, हकाइक आपके सामने हैं। पाकिस्तान जो है वो अप्रैल और मई में जो खदशा था कि अगर पाकिस्तान जो है वो उसको आईएमएफ की जो लोन है वो अप्रूव नहीं होता, जो प्रोग्राम है उसके ऊपर आईएमएफ उसको एक्टिवेट नहीं करता, तो हमने बिल्कुल डिफॉल्ट की तरफ जाना था। क्योंकि जो हमारे दोस्त मुमालिक भी थे उन्होंने भी शर्त लगा दी थी कि जब तक आईएमएफ वो हमारे साथ प्रोग्राम नहीं करेगा उस वक्त तलक जो है वो भी इमदाद नहीं देंगे। उसमें सरे फहरिस्त कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई थे। और उसके बाद हमने देखा कि जब ये आईएमएफ का प्रोग्राम मंजूर हुआ तो यके बाद दीगरे लोगों ने हमारी इमदाद की। चीन ने भी हमारी इमदाद की, $2.5 अरब मेरे ख्याल से उन्होंने जी डाले। तो हम बिल्कुल उस डिफॉल्ट के दिवालियापन के दहाने से निकल गए और अल्लाह का शुक्र है कि हम श्रीलंका नहीं बने। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान की मईशत संभल गई, स्टेबल हो गई, क्या बेहतर हो गई? नहीं, क्योंकि दो चीजें हुई। एक तो ये हुई कि जो आलमी इस वक्त मसाइल चल रहे हैं यूक्रेन की जंग की वजह से, और जो नीचे जा रही हैं उसके वो उसका बर्डन बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों पे पड़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान में तो जो आम आवाम है वो महंगाई से सख्त परेशान है। महंगाई जो है वो 50 साल रिकॉर्ड जी तोड़ चुकी है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह डॉलर की कीमत और तेल की कीमत है। और दूसरी तरफ जो अहम इस पे याद रखने वाली बात है वो ये कि जो सैलाब आ गया, और ये हमने देखा कि जुलाई अगस्त में जो तबाहकारियां हुई और जी सितंबर तक पाकिस्तान के कई हिस्सों में, और आज उसका नया तखमीना आ गया कि $40 अरब का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ। अब नाजरीन के लिए ये भी $40 अरब कहने वाली बात है, इसको 250 से ज़रब दीजिए, 225 से ज़रब दीजिए, तो इसकी जो संगीनी का जो है वो पता लग जाएगा। तो अब हजारों अरब रुपयों का है पाकिस्तान की जी जी फसलों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, अवाम को, हाउसिंग को, माल मवेशी को। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है मईशत ठीक। की। बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल ने और मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट से बचाया, लेकिन अब उनकी पॉलिसियां देखनी बाकी हैं कि वो किस तरह से मईशत को इस्तेहकाम देंगे, ठीक और नंबर एक, और नंबर दो ये महंगाई को का वो क्या करेंगे। और जहां तक उन्होंने बात की सबको किरदार अदा करना पड़ेगा, ये बात भी दुरुस्त है, क्योंकि हम ये बात पहले भी कहते आए हैं, खान साहब के ज़माने में भी कह रहे थे कि जब तक कोई मिसाक मईशत नहीं होगा, जब तक ये मिल बैठ के कोई पॉलिसी साजी के ऊपर इतफाक राय नहीं होगा, उस वक्त तक आप पाकिस्तान ठीक में बड़े बड़े जो फैसले हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसियां, उनका आगाज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक है। और इसी सवाल के जवाब हम जैगम खान साहब से भी लेंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद एक तो इस सवाल का जवाब लेंगे जैगम साहब से, और दूसरा सी पैक मंसूबों के हवाले से बात करेंगे। वजीर आजम ने जो शिकवा किया कि माजी की हुकूमत ने इसको नज़रअंदाज किया, किस हद तक दुरुस्त है उनका ये शिकवा? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब बात करेंगे कि क्या इमरान खान हुकूमत ने सी पैक मंसूबों को नज़रअंदाज किया था। जैगम साहब एक तो इसका भी जवाब दीजिएगा, दूसरा प्रोग्राम में जब हम पहले बात कर रहे थे वजीर खजाना इसहाक डार के दावों के हवाले से और तज्जिए के हवाले से कि मईशत को उन्होंने दुरुस्त कर दिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया पाकिस्तान को, और मईशत की बेहतरी के लिए सबको एक पेज पर आना होगा, मुत्तफिक होना होगा, दुरुस्त है उनका तज्जिया और दावा? देखिए, उनका तज्जिया जो है वो पार्शली दुरुस्त है। ये बात ठीक है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने एक बहुत बड़ी सियासी कीमत दे के पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है, ठीक है।
लेकिन क्या हम डिफ़ॉल्ट से ही बचते रहेंगे? क्या हम सिर्फ ज़िंदगी बचाते रहेंगे? सिर्फ बस के नीचे आने से बचते रहेंगे? या हम दूसरे मुल्कों की तरह, अपने इलाके के दूसरे मुल्कों की तरह, भारत की तरह, बांग्लादेश की तरह आगे भी जाएँगे? मुझे उसकी कोई सिमत अभी तक नज़र नहीं आती। उन्होंने ये कहा कि मैंने ठीक करके दिखाया था। अगर आपने ठीक करके दिखाया था, तो मुस्लिम लीग नवाज़ के आखिरी साल में 2018 में इतना बड़ा बहरान क्यों आया था? जैसे ग्रोथ हुई थी, बहरान आया था। एक बदतरीन करंट अकाउंट डेफिसिट पैदा हुआ था। वही कुछ 2022 में हुआ। इमरान खान ने आखिरी साल में, जो उनकी हुकूमत का आखिरी साल था, ग्रोथ वाली पॉलिसीज अपनाई, दोबारा एक बदतरीन बहरान आया। यानी हम दायरों में घूम रहे हैं और उन दायरों का साइज कम से कम होता जा रहा है। हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और जो उन्होंने दावत दी मईशत की, चार्टर की, देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मिसाक मईशत मौजूद है और चैलेंज ये है कि उस मिसाक मईशत को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सारी अशराफिया बड़े पक्के तौर पर उस मिसाक के साथ है। मैं एक दो मिसालें दे देता हूँ। इसी वक्त, जिस वक्त वो ये सब कुछ कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने MNAs के डिस्क्रिशनरी फंड में 187 अरब रुपए रखे हैं। इससे पहले जो PTI थी, उसने भी माशाअल्लाह 64 बिलियन रखे थे, लेकिन इन्होंने तो इतना बढ़ा दिया, हद ही मुका दी। हर हुकूमत ये काम करती है। आप देखें कैसे आपको तसलसल नजर आ रहा है। इमरान खान भी ट्रेडर्स से टैक्सेशन लेने से भाग गए थे। सिर्फ 8% टैक्स इस मुल्क में जमा होता है। जब टैक्स जमा नहीं होता तो आप उधार लेते हैं और भीख मांगते हैं और कर्ज बढ़ता चला जाता है। इमरान खान भी भाग गए थे ट्रेडर्स से टैक्स लेने में, बड़े एग्रीकल्चरर्स से टैक्स लेने में। इस साल क्या हुआ? मुस्लिम लीग नवाज भी भाग गई है। इत्तफाक राय है या नहीं है? अभी खुद इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान के तकड़े तरीन शोबों को सब्सिडी दी है। इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब ने रियल एस्टेट को, यानी लैंड माफिया को, एक तारीखी सब्सिडी का पैकेज दिया था। अब देखिए कंटिन्यूटी है या नहीं है? शुगर मिले हर दौर में मजे करते हैं या नहीं करते? मिसाके मईशत करना होगा अपने खिलाफ, यानी अशराफिया को अपने मफादात के खिलाफ, अवामी मफादात के हक में, मुल्क को तरक्की और ग्रोथ की राह पे, सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पे जाने के लिए एक इत्तफाक राय पैदा करना होगा। अब मजीद वक्त कोई नहीं बचा। राइट, बिल्कुल ठीक है साहब। मैं आपकी तरफ आऊँगा अगले सवाल के लिए। सज्जाद मीर साहब से पहले इसका जवाब लेते हैं। मीर साहब, इमरान हुकूमत ने CPEC मंसूबों को नज़रअंदाज किया था? यकीनन किया था जी। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग और इमरान की हुकूमत के दरमियान जो असल फ़र्क था वो CPEC का और IMF की तरफ जाने का फ़र्क था। और ये एक बुनियादी फ़र्क था। जब हमारे कुछ दोस्त बताते हैं कि जब चीन में बहुत ज़्यादा पजीराई हुई नवाज शरीफ की, उनको साथ बिठाया गया, तैयब अर्दबान एक तरफ वो थे, तो एक सहाफ़ी ने कहा ये हज़म नहीं होगी बात। और वो बात वापस आते आते जब सऊदी अरब में गए वो एक तकरीब में, तो वहाँ उनको तकरीर भी करने का मौका नहीं दिया गया। और जब ये नई हुकूमत आई तो सबसे पहले रज़ाक दाऊद ने, जो उनका मिनिस्टर था, ये कहा कि CPEC के मंसूबे को कुछ देर के लिए, 1 साल के लिए मुअख्खर कर देना चाहिए। ही इज ऑन रिकॉर्ड। दूसरे मिनिस्टरों ने बयान दिया जी करप्शन हुई है, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। CPEC, चीन एहतजाज करता रह गया, उनके सफीर जो है लोगों को मिलते रह गए, जाके समझाते रह गए कि आप किसी चक्कर में पड़ गए। उस जमाने में एक डिप्लोमेट की एक भरमार थी जो पाकिस्तान में छुट्टियां गोया गुजारने आए हुए थे, पाकिस्तान के डिप्लोमेट, सफीर नहीं, नंबर 2 लेवल के, वो सारे के सारे जिस महफिल में बैठते थे यही कहते थे CPEC तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये लगता था कि एक कैंपेन चल रही है, एक मंसूबा बन गया है और उसके तहत जितने भी काम आगे होने थे और आपको बनाने थी, ये खास तौर पर इंतजाम करना था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, फैक्ट्रियों को लाने के लिए अपने जगह मुख्तस करनी थी, दायरे मुख्तस करने थे, कुछ करना था, वो आया था। अगर आप उस जमाने के अखबार देखें तो आपको लगता है कि बहुत से मुल्क पाकिस्तान में आकर इस पर अपने इंटरेस्ट ले रहे थे। इसहाक डार तो ये कहता है कि उस वक्त आलमी इदारों ने ये कहा था कि पाकिस्तान सन 30 तक
18 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा दुनिया की, और G20 में होगा, और कनाडा और इटली पाकिस्तान से पीछे होंगे। ठीक। मैंने कहा वो हम थे, कहाँ आज ये है कि 54 नंबर पे हम खड़े हैं। तो ये सारी सूरत-हाल ऐसी है, हमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट मिली और जितना भी बूस्ट मिला, वो उस वक़्त सी-पैक की इन्वेस्टमेंट से मिला। जी। भई उन्होंने कहा कि भई हम उनसे नहीं लेते, आप आ जाएँ, कोई आने को तैयार नहीं था। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, कर्ज़े के लिए, किसी सूरत के लिए वहाँ जाना पड़ा और वहाँ करना पड़ा, और आपने जो माँगा वो आपको मिलता गया, होता गया। अब हालत ये है कि ग्वादर पोर्ट को भी आपने खराब करके रख दिया है। उसके साथ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, इसी पैसों से बनना था, वो इंटरनेशनल पोर्ट बनता तो जिस तरह लोग अपना माल दुबई लाते हैं और बाकी हिस्सा जो है वो बाई एयर जाते हैं, ताकि इकोनॉमी भी हो जाए और वक्त भी बच जाए, इस तरह ये हैसियत ग्वादर को हासिल होना थी। ठीक है। सारी ताकतें मिलकर उन्होंने इसको रोका है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान के अहद में सी पैक पर खास तौर पर कदम लगाई गई। बेगम साहब, आप समझते हैं इमरान खान हुकूमत ने सी-पैक मंसूबों को नजरअंदाज किया? जवाद साहब, हम क्विकली समझ लें कि सी पैक मंसूबे, सी पैक था क्या। देखिए, सी पैक के दो हिस्से थे हमारे हवाले से, अगर हम पाकिस्तान की नज़र से देखें। पहला मरला था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन ने इन्वेस्ट करना था। हमारे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स भी हमारे अच्छे नहीं थे, बिजली का मामला तो बहुत ही ख़राब था, मुल्क स्टैंड स्टिल पर था, वेल्डर की दुकान भी नहीं चल रही थी मुल्क में। तो इन्वेस्टमेंट या तरक्की या इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सकती थी। दूसरे मरले में, जो मेरे नज़र में पहले से भी ज़्यादा अहम था और नतीजा खेज होना था, उसमें हम तवक्को कर रहे थे कि चीन बड़ी मिकदार में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, और उसमें जो हमने नज़रें लगाई हुई थी वो चीन की उस इंडस्ट्री पर थी जिसको मईशतदान सनसेट इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, यानी वो इंडस्ट्रीज़ जो चीन में तनख्वाहें बढ़ने की वजह से अब चीन को वारे नहीं खाती, क्योंकि वहाँ का मजदूर इतने पैसे लेता है कि अब वो इंडस्ट्री वहाँ नहीं चल सकती, और चीन ने खुद फैसला किया था कि इस इंडस्ट्री को दूसरे मुल्कों में जाकर लगाया जाए। जी। तो पहला मरला तो हो गया। अब दूसरे मरहले में, और तकरीबन दूसरे मरहले के वक्त में इमरान खान आए। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ इस बात से कि इमरान खान ने बहुत निगलेक्ट किया, और जिस तरीके के वो बयानात देते हैं, खाली चीन की बात नहीं है, पूरी दुनिया से हमने अपने ताल्लुकात को ख़राब किया। उनका जो करप्शन का मंत्रा है वो उन्होंने चीन के ऊपर भी ठोक दिया। फिर जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने सी-पैक की नेचर के बारे में दिए, वो अपनी जगह वो दुरुस्त है, लेकिन उसके अलावा जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि 2018 में ही पाकिस्तान एक माशी बहरान में चला गया, उसके बाद कोविड भी आया, इमरान खान मईशत को संभाल भी नहीं सके, 3 दफ़ा उन्होंने 3 दफ़ा मेरे ख्याल है 4 दफ़ा अपनी पूरी माशी टीम भी बदली। देखिए, चीन भी, चीन हो वो चीनी रियासत हो या चीनी सरमायाकार हो, वो बिल्कुल उसी तरह सोचते हैं जिस तरह का दुनिया का कोई भी सरमायाकार सोचता है। जहाँ माशी अदम इस्तेहकाम हो, आपको पता ना हो कि वहाँ की करेंसी कल किधर जाएगी, आपको मालूम ना हो कि इस मईशत में क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा या किस तरफ जाएगा, वो वहाँ पर आकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमारी, जी। और उसके साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी, ठीक है। कि बाहर वाले किससे बात करें, कैसे बात करें, यहाँ क्या होने जा रहा है, कल कौन हुक्मरान होगा, आज क्या पॉलिसियां हैं, कल क्या पॉलिसियां होंगी। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर पाकिस्तान में जो सी-पैक की इन्वेस्टमेंट थी उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। राइट। रज़ा रूमी साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि इमरान खान हुकूमत ने सी-पैक को नजरअंदाज किया? देखिए जी, मैंने पहले आदादो शुमार और जो एविडेंस है हमें उसकी बेसिस पे बात करनी चाहिए, और इसका इसका जो है बहुत ज़्यादा एविडेंस मौजूद है कि जो ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार आई तो उन्होंने सी-पैक के ऊपर एक वाज़ेह पोजीशन ली। वो उसमें सबसे पहले जो कॉमर्स मिनिस्टर थे उनके रज़ाक दाऊद, जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर सनअतकार भी हैं, और गालिबन उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर। उन्होंने सबसे पहले एक बयान दाग दिया कि ये तो बड़े महंगे मंसूबे हैं और इनको तो हमें नजरे सामने, जबकि पाकिस्तान की जो साबिक हुकूमत थी वो चीन के साथ तमाम मामला तय कर चुकी थी। अगर आपको याद हो, उसके बाद बीजिंग ने बहुत बरहमी का इजहार भी किया था और जनरल बाजवा साहब को खुद पड़ा था बकलम खुद, और जाकर वहां चीनी हुक्काम
पैगाम जो है उनको राम किया था, उन्होंने ठंडा किया था जाकर। उसके बाद मुराद सईद जो कि कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इसमें तो बड़ी चोरी चकारी हो रही है और साबिक हुकूमत और सीपेक और चाइनीज कंपनियों ने करप्शन की है। ये बात जो है इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है रिएक्शन आया था। तो ये तो जो उनके वो क्या उसे बोलना चाहिए अतवार थे और जो उनकी पॉलिसी थी वो बड़ी वाज़ेह हो गई थी कि वो जी। सीपक में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके साथ-साथ एक और चीज़ भी हो रही थी और सारा ब्लेम इमरान खान को नहीं जाना चाहिए या इमरान हुकूमत को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी जो है, वो भी इसके ऊपर कुछ नज़र-ए-सानी कर रही थी। पहले तो पाकिस्तान की जब ये मुस्लिम लीग नून का दौर था, तो सीपेक को तो एक होली काऊ बना दिया गया था, मुकद्दस गाय की तरह ट्रीट किया गया था कि आप सीपेक के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए, उनको ठीक करने के लिए भी कुछ इसको काम को ठंडा किया गया और जी। वो इसलिए ये मिल-जुल के उस वक़्त की हुकूमत की पॉलिसी ठीक है। थी, इन शॉर्ट जो बात है। और ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह चीज़ है ठीक। क्योंकि सीपेक एक गेम चेंजर थी। अगर वो आज 5 साल के जो उसमें तातुल आया है 4 साढ़े 4 साल, आज अगर उसके मंसूबे पाया तकमील को पहुँच गए होते, तो पाकिस्तान की ना सिर्फ माशी तरक्की, इकोनॉमिक ग्रोथ बल्कि पाकिस्तान की बहुत सारी और जो अपॉर्च्युनिटीज़ थीं, वो बेहतर हो गई होती। ज़ैगम खान ठीक। साहब ने सही कहा कि कोविड भी आया और दीगर मामलात भी हुए, लेकिन ये कि कुछ ऐसे मंसूबे थे जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से वाबस्ता थे और उनको कतन बंद नहीं होना चाहिए था। जी। राइट, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कौमी असेंबली में ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की बाज़गश्त हुई है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कौमी असेंबली में ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन की बाज़गश्त, क्या इस पर कमीशन बनना चाहिए जैगम साहब? देखिए जवाद साहब, डिपेंड करता है कि हम ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन से क्या करना चाहते हैं। अभी तक हमने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन को गलत समझा है और गलत अप्लाई किया है और सिर्फ उसको लोगों को आम माफ़ी देने के लिए इस्तेमाल किया है। जो ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन का मॉडल है जनूबी अफ्रीका में, जो बिशप टूटू ने इंट्रोड्यूस कराया, उसमें यह था कि जो मसले अदालती तौर पर हल नहीं हो सकते, जो तारीख की बड़ी ज़्यादतियाँ हैं, उसको हल करने का तरीका ये है कि दोनों फरीक जिन्होंने ज़्यादती की और जिनसे ज़्यादती हुई वो आमने सामने बैठें। जिन्होंने ज़्यादती की वो अपने जराइम का इकरार करें और निदामत का इजहार करें और माफ़ी मांगें, और जिनसे ज़्यादती हुई है वो ये सब सुनकर उनको माफ़ कर दें और मुल्क और अदलिया भी उसके बाद उनको माफ़ कर दें। हमने देखा कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का नाम उस वक्त इस्तेमाल हुआ जब पाकिस्तान में जमहूरियत की इब्तिदा हो रही थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ के दरमियान में गुफ्तगू हुई और नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस भी आया। उसमें ट्रूथ कहीं नहीं था। MQM के सैकड़ों लोगों को जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम था, जी। उन सबको माफ़ कर दिया गया। अब दोबारा ये बात हो रही है मिसाल के तौर पर तालिबान के तनाजुर में, और हम देख रहे हैं कि तालिबान को भी माफ़ी देने की बात हो रही है उनकी तरफ से किसी माफ़ी मांगे बगैर। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का तकाजा तो ये है कि जिन लोगों के बच्चे उन्होंने कत्ल किए हैं उनके सामने उनको बिठाया जाए, वो बताएं, इकरार करें, माफ़ी मांगें, उसके बाद जो फैमिलीज़ हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो उनको माफ़ कर दें। क्या पाकिस्तान में ये मॉडल अपनाया जाएगा, ठीक है। अपनाया जा सकेगा? क्या जिन्होंने ज़्यादती की है वो अपना इकरार करने को तैयार होंगे? यहाँ तो कोई रिटायर बंदा अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी खुद नविश्त साने में सच मानने को तैयार नहीं होता, सच बोलने को तैयार ठीक। नहीं होता। जराइम अपने कौन मानेगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रज़ा रोमी साहब, आप भी समझते हैं ये ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनना नागुज़ीर है? देखिए जी, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है ना, अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है क्लीशे। ये एक जो है ना, एक कि हर बार कोई ना कोई इसको बजाता है इस बीन को। ये कई बार हम सुन चुके हैं और बात ये कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो ताकतवर
आपकी माशरे के, आपकी रियासत के सेगमेंट्स होते हैं वो तैयार हों इस अमर के लिए। पाकिस्तान में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है? पाकिस्तान की अफ़वाज और पाकिस्तान की अदलिया। ये 2 इदारे क्या तैयार हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए? क्योंकि सारे जो बड़े-बड़े फैसले हैं वो तो इनकी मर्ज़ी से होते हैं। तो जिस वक़्त तक ये तैयार नहीं होंगे, सबसे पहली तो ये बात है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आप और मैं इसके ऊपर बड़ी बहस कर लें। ज़ैगम खान साहब ने बड़ी अच्छी लेकिन अब तो बात बातें कौमी कहीं। असेंबली में हुई है ना रोमी साहब। जी, तो कौन है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कई बार इसका ज़िक्र हुआ, कई बार इसको ज़रूरत तो है पाकिस्तान में हीलिंग की। सबसे पहले तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन तो हमें अपने बंगाली बहन-भाई जो हैं, जिनको 1971 में हमसे अलग हो गए थे, उनके साथ मिल बैठ के करना चाहिए कि क्यों हमने उनके साथ क्या गलतियाँ की और ऐसा क्या हुआ कि हमारा मुल्क टूट गया। उसके बाद कई और मामलात हैं जिनके ऊपर ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होनी बाकी है। पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया के अंदर जो फूट है मुंतखब और गैर मुंतखब इदारों के दरमियान, उसके वहां पे भी होनी चाहिए ट्रूथ एंड जी। रिकंसिलिएशन। क्या वजह है कि अदलिया जो है वो उसने एक मुंतखब वजीर आजम को फांसी पर चढ़ा दिया और 1979 में, और उसके बाद पीपीपी की गवर्नमेंट ने जब उनको रेफरेंस दायर किया कि अपने फैसले पे नजर सानी करें, आज तक उसका कोई फैसला नहीं हो सका। ठीक है। और क्या वजह है कि एक और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को 3 बार निकाल के एक बार एग्ज़ाइल में भेज दिया गया। ठीक। वो क्या उसे बोलते हैं, सज़ाए मौत दे दी गई, ताहयात नाअहल कर दिया गया, किसी की कोई पूछ-गिछ नहीं हुई। तो यहाँ पे तो देखिए ना, यहाँ पे तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। ये माहौल उस वक़्त तक नहीं बनेगा जब तक ये जो वो लोग जिनके पास जी। ताकत और पावर है वो इसको इस्तेमाल के लिए बातचीत शुरू करेंगे, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, ये उस वक़्त तक नहीं होगा कि जब तक एक लीडरशिप होगी। देखिए, ये ट्रूथ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की जो सबसे अच्छी और बड़ी मिसाल है वो जनूबी अफ्रीका से है कि जब वहाँ पर गुलामी से निजात पाई, जनूबी अफ्रीका के लोगों ने अपार्थाइड खत्म हुआ मंडेला। और उसके बाद नेल्सन मंडेला ने उस पूरी चीज़ को मुखालिफिन जी। को माफ़ किया और उन्होंने कहा कि कोई खून-रेज़ी नहीं होगी, कोई इंतकाम मुंतकिम मिज़ाजी या मुंतकिम इंतकाम पे मबनी सियासत नहीं होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा है? यहाँ पर तो हर कोई एक-दूसरे की जो है खून का प्यासा है, ठीक। पाकिस्तान की अशराफिया में इस वक़्त। ठीक है। आप देख लीजिए, इमरान खान साहब का बस चले, वो सारी अपनी सियासी मुखालिफिन को बंद कर दें जेल में, नाअहल करवा दें, और अगर पीडीएम का बस चले तो वो इमरान खान को ताहयात नाअहल करवा दें और जेल में रखें। ठीक। ये तो इस वक़्त सूरत हाल है जनाबे वाला। जी। ठीक है। सज्जाद मीर साहब, कौमी असेंबली में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बाज़गश्त, क्या कमीशन बनना नागुज़ीर है? रज़ा रज़मी ने बहुत उम्दा बात की है कि ये क्लीशे है। हमारे यहाँ बहुत से क्लीशे पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे मतलब एक लॉन्ग मार्च क्लीशे है। पता नहीं किसी को लॉन्ग मार्च होता क्या है? पता नहीं किसी को ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था क्या? जनूबी अफ्रीका का ज़ैगम साहब ने बड़ा हवाला दिया उसके तफसील के साथ। हमारे लोगों को पता नहीं उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसके नतीजे के तौर पर क्या बना था। पिछले बार 2 1 दहाई पहले कोई मिलियन का एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा था। खैर वो तो शुक्र है उससे पीछे आ गए हैं। सारी सूरत-ए-हाल ये है कि हमारे यहाँ इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए और गलतियों के एतराफ़ के बाद हमें एक-दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। हम गलतियों को एतराफ़ करने को तैयार ही नहीं है। गलतियाँ तो अपनी जगह, जराइम का एतराफ़ कहाँ करेंगे हम अपना? और दुरुस्त कहा गया कि ये अफ़गानिस्तान के मसले पर सबसे बड़ी बात है, चाहे ईस्ट पाकिस्तान के मसले पर है। अब ईस्ट पाकिस्तान के मसले पर चलिए अगर हम अपने जराइम मान भी लेते हैं और उनको बिठाते हैं, तो वो तो बैठने को तैयार नहीं होंगे। उनमें से कौन आके जवाब देगा? तो बड़े लेवल पर तो छोड़ दीजिएगा। छोटे लेवल पर अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए और अपने आप को बेंड कर लेना चाहिए और सही रास्ते पे चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने मसलन जी। एक ज़माने में अभी 2, 3, 4, 5 साल पहले कहा गया कि हाउसिंग ऑर्डर करें, वो भी ठीक ख्वाजा है। आसिफ ने कहा। अब सारे लगे हुए थे हाउसिंग ऑर्डर करें, हाउसिंग ऑर्डर करें, हाउसिंग ऑर्डर। ठीक है। हाउसिंग ऑर्डर का मतलब ये था कि अफ़गानिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी में एक समरसाट ले लें, यू टर्न ले लें। तो हम खामखा लफ्ज़ों को जो है ना चबाते रहते हैं और उसका वो मफ़हूम निकालने की कोशिश करते हैं जो हम करना नहीं चाहते। हम ना सच बोलना चाहते हैं, ट्रूथ का लफ्ज़ ठीक कहा कि ये जो एनआरओ था, तो ट्रूथ का लफ्ज़ ही नहीं था, बाकी सब कुछ था। और शायद हम अपने जराइम पर पर्दापोशी करना ही सबसे अहम बात समझते हैं
उसका इजहार नहीं करना चाहते। मैं नहीं समझता कोई जमात इसके अहल है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। सज्जाद मीर साहब, रज़ा रोमी साहब, जैगम खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।